बड़ी खबर राजस्थान से, जहां हनुमानगढ़ में सेना का विमान MiG-21 क्रैश हो गया है। जो बड़ी खबर है वो ये कि ये विमान जो क्रैश हुआ है वो रिहायशी इलाके में एक मकान पर गिरा है सेना का ये विमान। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन गनीमत ये कि वक्त रहते जो दोनों पायलट थे, पायलट और उनके साथ उनके को पायलट, दोनों ने वक्त रहते पैराशूट की मदद से कूदकर अपनी जान बचा ली। वक्त पर इजेक्ट किया खुद को दोनों पायलट्स ने। पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन ये विमान जिस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसके बाद कई सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। तो हादसे में पायलट की जान बाल बाल बची है। ये हादसा हनुमानगढ़ इलाके में हुआ है। आपको बता दें, सूरजगढ़ से विमान ने उड़ान भरी थी, रूटीन उड़ान थी ये जो भरी थी सूरजगढ़ से विमान ने, और सूरजगढ़ से टेक ऑफ होने के बाद हनुमानगढ़ में ये MiG-21 क्रैश हो गया। पायलट सुरक्षित, लेकिन 2 लोगों की मौत की खबर है। घर पर यह विमान गिरा जाकर, और क्रैश के बाद की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आग लग गई जिस जगह ये विमान क्रैश हुआ। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष शर्मा मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? क्या मलबा पूरी तरीके से हटा दिया गया है? ये जो आग की लपटें नजर आ रही थी जिस वक्त विमान क्रैश हुआ था, उन पर काबू पा लिया गया है? अभी की स्थिति क्या है मनीष? फाइटर प्लेन ब्लास्ट हुआ है हमारे गांव में। रोमाना, ये जो प्लेन क्रैश हुआ ये सिंगल पायलट प्लेन था, और इसमें जो पायलट था वो अकेला था और वो सुरक्षित निकाल लिया गया, और उसके बाद उसको एयरलिफ्ट किया गया है एक दूसरे विमान के जरिए। जहां तक मौके पर स्थिति की बात की जाए तो इस वक्त वहां पर पूरा जिला प्रशासन और पुलिस का अमला वहां मौजूद है। इसके अलावा एयरफोर्स की सपोर्टिंग टीम जो है वो भी वहां मौके पर पहुंच गई है। सूरजगढ़ से इस विमान ने नियमित उड़ान भरी थी और कुछ ही मिनट बाद तकनीकी कारणों से ये क्रैश हो गया। 2 महिलाएं जो उस वक्त छत पर थी उन पर यह विमान गिरा और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। इसके अलावा एक अन्य महिला भी है जो गंभीर रूप से घायल है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी राहत कि पायलट सुरक्षित है, एयरलिफ्ट किया गया है। और सूरजगढ़ से इस MiG-21 ने उड़ान भरी थी और कुछ मिनट बाद ही ये क्रैश हो गया। तो आप ये बता रहे हैं कि मरने वालों में 2 महिलाएं हैं जो मकान की छत पर मौजूद थी? जी बिल्कुल रोमाना, 3 महिलाएं थी उस वक्त मकान की छत पे। इसके अलावा एक शख्स भी था, 2 लोग और भी थे। तो ये तमाम लोग जो है ये घायल हैं, लेकिन एक जो तीसरी महिला है उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, और इसके अलावा 2 महिलाओं की मौत हो गई है। जी रोमाना। और मनीष, ये जो तस्वीरें देखकर मैं अंदाजा लगा पा रही हूँ, ये तो बाकायदा रिहायशी सा इलाका नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही हादसा होता है उसके बाद यहाँ पर तो लोगों का हुजूम है जो उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब ये ग्रामीण इलाका रहा होगा, गांव का इलाका, जिस जगह पर ये विमान क्रैश हुआ और सीधे मकान पर आकर गिरा, जिसकी छत पर आप बता रहे हैं कि कुछ महिलाएं मौजूद थी, एक पुरुष भी मौजूद था, और इसी की चपेट में आकर 2 महिलाओं की मौत हो गई, बाकी लोग घायल हैं, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। मनीष, बिल्कुल रोमाना, अगर पूरी तस्वीरों को आप साफ तौर पर देखें तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है खेत और उसके आसपास जो गांव में मकान बने होते हैं आमतौर पर उस तरीके का इलाका है। और पायलट ने संभवतः इस विमान को जब क्रैश होने की स्थिति बनी तो वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन ये जो मकान है ये खेत के बीच में बना हुआ है, और इसी की वजह से ये खेत के उसी मकान के ऊपर जाकर क्रैश हुआ जहाँ पर उस वक्त छत पर महिलाएं थी जो अपना कोई कामकाज कर रही थी, और 2 महिलाएं इसकी चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। दूसरे जो घायल है उनका भी इलाज चल रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है चूंकि आसपास अगर देखें तो खुला खेत का भी नज़ारा आपको दिखेगा, इसके अलावा कुछ मकान दिखेंगे, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है ग्रामीण इलाके में जो खेत और उसके बीच बने हुए जो मकान है उस तरीके का ये इलाका था। पायलट ने हालांकि अपनी ओर से भरसक कोशिश की होगी, लेकिन विमान क्रैश हो गया, संभवतः उसके नियंत्रण से बाहर चला गया, इस वजह से यह हादसा पेश हुआ। और फिलहाल जो एयरपोर्ट की टीम है उसने वहां से एयरलिफ्ट कर लिया है पायलट को। अच्छा, ये कुछ जानकारी मिल पा रही है मनीष शर्मा, ये कुछ जानकारी मिल रही है कि जिस जगह पर विमान क्रैश हुआ उससे कितनी दूरी पर या विमान क्रैश होने से कितनी देर पहले पायलट ने खुद को इजेक्ट किया? पायलट कहां जाकर गिरा, वो भी जो क्रैश वाली जगह थी उसके आसपास ही कहीं गिरा जाकर या काफी फासले पर गिरा जाकर?
जी रोमाना, बिल्कुल पायलट जो जिस जगह पर ये विमान क्रैश हुआ है उससे तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी है, जहां पर पायलट को घायला अवस्था में ग्रामीणों ने संभाला, उसे प्राथमिक उपचार दिया। उसके बाद तब तक लोकल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे, इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। और इसी दौरान ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर विमान का मलबा था, ग्रामीण वहां भी पहुंचे और मदद कराने की कोशिश की, लेकिन तब तक 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम जिला प्रशासन, पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर किया। तो इस हादसे की वजह से ये 2 महिलाओं की दुखद मृत्यु हुई है। लेकिन जैसा कि एक कहा जाता है कि पायलट एक बहुत बड़ी पूंजी होती है एयरफोर्स के लिए, तो एक पायलट की जान इस हादसे के बावजूद बच गई, ये एक बड़ी राहत की बात है। जी रोमाना, बिल्कुल, इसीलिए एबीपी न्यूज बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि गनीमत रही कि पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित, वक्त रहते पायलट ने सूझबूझ दिखाई और खुद को इजेक्ट कर दिया। लेकिन कोशिश ये पायलट की तरफ से की जा रही थी कि सुनसान इलाके में ही ये विमान जाकर गिरे, पर जो बता रहे हैं यहाँ पर हमारे सहयोगी मनीष शर्मा कि एक तरीके से ये सुनसान ही इलाका, पूरा खेत का बीहड़ इलाका, लेकिन यहाँ खेत के बीचों बीच एक मकान बना हुआ था और शायद उसी पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान जब तक टकराया होगा जमीन पर, उससे पहले ही पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि जहां पर दुर्घटना हुई है उससे करीब 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर पैराशूट से जो पायलट कूदा था वो वहां ग्रामीणों को मिला घायल अवस्था में, और फिर फिलहाल उनको एयरलिफ्ट करके अब सेना की तरफ से अस्पताल ले जाया गया है और उनका इलाज जारी है। इस बीच मनीष, कुछ डिटेल शेयर कर पाएंगे आप? ये सूरजगढ़ जहां से इस MiG-21 ने टेक ऑफ किया था आज सुबह, कितनी देर के बाद ये हनुमानगढ़ में जाकर क्रैश हुआ? कितना फासला MiG-21 अगर उड़ान भरता है सूरजगढ़ से तो यहाँ हनुमानगढ़ तक पहुंचने का, ऐसी कुछ डिटेल्स मनीष? रोमाना, अगर सूरजगढ़ से हनुमानगढ़ की दूरी देखी जाए तो अगर मैं एयर डिस्टेंस की बात करूं तो महज 100 किलोमीटर के भीतर है। ऐसे में चूंकि सूरजगढ़ एयर बेस है और वहां से वायुसेना के जितने भी फाइटर्स हैं वो लगातार नियमित उड़ान करते हैं, बीकानेर के नाल तक जाते हैं, जोधपुर तक जाते हैं, गंगानगर तक जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं एयर डिस्टेंस तकरीबन 100 किलोमीटर के बीच था। और ऐसे में जैसे ही इस विमान ने उड़ान भरी तो ये माना जा रहा है कि कुछ मिनट के भीतर ही तकनीकी खराबी की वजह से और ये विमान क्रैश होने की स्थिति में आ गया। और ऐसा भी बता रहे हैं कुछ लोगों से, जब हमारी बात हुई तो उन्होंने आसमान में विमान में आग लगती हुई देखी और संभवतः इसी खतरे को भांपकर पायलट ने खुद को इजेक्ट किया और कोशिश की कि वो जितनी दूरी तक इस विमान को ले जा सकता है, लेकिन जब नियंत्रण के बाहर हो गया तब पायलट ने अपने आप को इजेक्ट किया। और उसके बाद चूंकि प्लेन अपनी गति से जिस जगह जाकर गिरा वो दुर्भाग्य से एक रिहायशी इलाका था और वहां पर मकान की छत पर गिरने से 2 महिलाएं सीधे तौर पर इस विमान की चपेट में आई और उनकी मौत हो गई। जी, बहुत शुक्रिया मनीष शर्मा इस तमाम अपडेट के लिए। तो राजस्थान में ये बड़ा हादसा, सेना का विमान MiG-21 क्रैश और एक घर पर जाकर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 2 महिलाओं की मौत की खबर है, लेकिन पायलट सुरक्षित। और इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। फिल्म, विवादित फिल्म आप जानते हैं, द केरल स्टोरी, जिसको लेकर जमकर विवाद होता रहा, सुर्खियों में बनी रही फिल्म। केरल में धर्मांतरण को लेकर सवाल उठाती ये फिल्म। एबीपी न्यूज ने भी पड़ताल की ग्राउंड पर जाकर, और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह फिल्म देखी है और इसके बाद एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जेपी नड्डा ने धर्म परिवर्तन को लेकर एबीपी न्यूज की पड़ताल की, तारीफ की, और केरल में धर्म परिवर्तन एक तरह से आतंकवाद के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, दोनों ही पार्टियां ने अपना जोर लगा रखा है। मेरे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब। जेपी नड्डा जी, पूरे कर्नाटक का दौरा आपने किया, लगभग हर रीजन में आपने सभाएं की। इन दिनों के पिछले 1 महीने से जो आप लोगों ने काम किए, उसके बाद आज अगर हम आखिरी दिन बात करें तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने को कहां बांधती है? क्योंकि बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट्स कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, कभी भाजपा की सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं, कोई कांग्रेस की सरकार, लेकिन भाजपा अपने को कहां पाती है सर? देखिए, मैं कर्नाटक के सभी क्षेत्रों में अच्छी तरीके से प्रवास करके आया हूं और मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि कर्नाटक की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक है और यह सभी क्षेत्रों में, सभी जातियों में और समाज के सभी तबकों में इस तरीके का वातावरण मुझे दिख रहा है। एक उत्सुकता है, एक कौतूहल है, एक उत्साह है जो मैं देखता हूं चुनाव में। और दूसरी बात कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने स्कीम्स, प्रोग्राम्स
कर्नाटक को दिए और जो सभी देश के सभी स्टेट्स में दिए हैं, वह जिस तरीके से लागू हुआ है, जिस शिद्दत के साथ लागू हुआ है, उसमें शुरू में बोम्मई साहब और बाद में येडियुरप्पा जी और बाद में बोम्मई जी ने उसको धरती पर लागू किया है। इसलिए लोगों में उत्साह है और लोग उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए सवाल और उनके विकास के सवाल, एक विकास की एक भूख है, एक मन में एक तमन्ना है, उसको प्रधानमंत्री जी ने बखूबी पूरा किया है। तो एक बदलता हुआ कर्नाटक, एक विकसित कर्नाटक की ओर कर्नाटक छलांग लगा रहा है और जो पैमाने हैं वो बता रहे हैं कि कर्नाटक वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो इसके साथ कर्नाटक का हर वर्ग अपने आप को जोड़ना चाहता है और रास्ता उसको भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में दिखता है। नड्डा जी, लेकिन कांग्रेस कहती है कि कर्नाटक की सोवर्टी के लिए ये इलेक्शन है, कर्नाटक की सोवर्टी को बिगाड़ने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है, उनका मेंटल बैंकरप्सी हो गई है। इस तरीके की भाषा का उपयोग करना और सॉवरेंटी की बात करना, संप्रभुता की बात करना, चाहे देश का कोई भी बड़ा नेता हो, अगर वो सांसद बनता है, मंत्री बनता है, तो वो क्या कहता है, आई ओ माई एलिजेंस एंड आई बेयर ट्रू फेथ टू द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड द सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, और इनको मैं अक्षुण्ण रखूंगा, भारत की संप्रभुता को मैं अक्षुण्ण रखूंगा, ये शपथ लेकर के आते हैं। और यहाँ कर्नाटक में जिस कर्नाटक ने और जिस कर्नाटक के योद्धाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया, उनकी आन शान बान पर इस तरीके का धब्बा लगाना और इस तरीके की संप्रभुता के सवाल उठाना, ये उनके मानसिक दिवालियेपन का और वोट का लालच और जनता को गुमराह करने का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल। क्या सर बजरंगबली जी का कुछ फायदा मिल रहा है? क्योंकि चुनाव को जिस तरह से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही और बाद में बजरंगबली का मुद्दा पूरे राज्य में उठा, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका कुछ लाभ मिल रहा है? ऐसा देखिए, हम कभी भी किसी चीज को लाभ हानि की दृष्टि से नहीं देखते हैं, हम उचित और अनुचित की दृष्टि से देखते हैं। देश कभी भी लाभ हानि किसी पार्टी या किसी वोट से नहीं बनता। देश क्या उचित है और देश के लिए क्या अनुचित है, इसके माध्यम से होता है। बजरंगबली को लाया कौन चुनाव में? आप हमेशा इस तरीके की आप राजनीति करते हैं और इस तरीके से आप चीजों को रखते हैं। आपने रखा तो कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया और कर्नाटक की जनता बखूबी जवाब दे रही है। आप तुष्टीकरण की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, डिवीजन और वोट बैंक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए आपने ये बजरंगबली को आप चुनाव में लेकर के आए तो फिर निश्चित रूप से जो कर्नाटक की जनता है वो राष्ट्रवादी जनता है और वो अपने संस्कृति के प्रति भी प्रेम रखती है, तो उसका एक नतीजा नेचुरल आउटकम होना ही है, वो हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है, तुष्टीकरण किया है, उसका नतीजा है। लेकिन हमने सोनिया गांधी को हुबली में देखा बोलते हुए, राहुल गांधी को हमने सुना, प्रियंका गांधी लगभग हर सभा में, कल भी उनकी सभा में हमने ये बात सुनी कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को बांटने की कोशिश कर रही है, जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश कर रही है। ये उनका आरोप है सर। ऐसा ना, मैं फिर बोल रहा हूं कि आपने जिस तरीके की तुष्टीकरण की है, उस तुष्टीकरण का ही नतीजा है। पीएफआई के केसेस विड्रॉ किसने किए थे? कौन थे मुख्यमंत्री? किसने पीएफआई के लोगों को छोड़ा था? कौन है इस तरीके की राजनीति करने वाला? हमारे संविधान में आर्टिकल 44 के सब क्लॉज 4 में बड़े स्पष्ट शब्दों में संविधान के निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन, आरक्षण नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देयर विल बी नो रिजर्वेशन। किसने ये रिजर्वेशन लागू किया? किसने ये असंवैधानिक काम किया? किसकी तुष्टीकरण के लिए किया? ये सारे सवाल उठते हैं और इन सारे सवालों का कर्नाटक की जनता भली चंगी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है और आतुर है। के रहमान खान साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम उस जो 4% आरक्षण था उसको बढ़ाकर 6% कर देंगे। मैं फिर यही कह रहा हूं, इसी को तो बोलता हूं कि देश से उनको कोई लेना देना नहीं है, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाकायदा डिबेट करके सारी चीजों को कहा और रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन ये रहमान साहब हों,
चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे खरगे साहब हो, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति में और वोट के लालच में देश के प्रमुख और मुद्दों पर इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जिसका ये जीता जागता नमूना है। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल अगेन। सर, हम लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया, हम लोगों ने उसे कवर भी किया, बड़े लेवल पर चीजें भी सामने आई, लेकिन पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उसने कांग्रेस के लोगों का समर्थन करने का ऐलान किया। तो क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और एसडीपीआई के बीच में पहले से ही साठगांठ रही है? कहीं ना कहीं नहीं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये मैंने फिर आपको कहा कि देश इनके लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी वोट और वोट बैंक पॉलिटिक्स है। समाज बढ़ता है बटे, देश मुसीबत में पड़ता है पड़े, वायलेंस होती है होए, पीएफआई के केसेस बने। मैं आपको उदाहरण देता हूं, बेंगलुरु बम ब्लास्ट में 17 लोग अरेस्ट हुए थे, किसने छोड़ा? नारथ में कैंप लगा, 20 पीपल वर अरेस्टेड, किसने छोड़ा? 175 केसेस विड्रॉ किसने किए? और पीएफआई पर बैन भारत सरकार ने कोई विम्स और फैंसीज पर नहीं किया है, ठोस आधार पर किया है, इन्वेस्टिगेशन पर किया है, देश की अखंडता और सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए किया है। आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम देश की अखंडता और उसकी शुचिता और उसकी अक्षुण्णता, इसके लिए हम काम करते हैं। हम देश मुसीबत में पड़ जाए, समाज खंडित हो जाए, हमें वोट मिल जाए, ये कांग्रेस की सोच है। और इस सोच को एक्सपोज करना, उसका पर्दाफाश करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। सर, कल आपने रात में केरला स्टोरीज फिल्म देखी, फिल्म देखकर कैसा लगा? क्या आपका विचार है? देखिए, आपने भी फिल्म देखी, मैंने उस समय भी बयान दिया कि यह एक नए किस्म का बहुत ही भयानक और बहुत ही भयावह यह आतंकवाद का रूप है। आतंकवाद में बम चलते हैं, गोली चलती है, पिस्टल चलते हैं, एम्युनिशन चलता है, आवाज होती है। इसमें कोई आवाज नहीं होती है और यह बहुत ही भयानक है और इसको केरला स्टोरी ने अच्छे से पर्दाफाश किया है, एक्सपोज किया है। दूसरी बात, इसका सवाल फिर मैं कहूंगा, न धर्म से है, न देश से है, न धर्म से है, न किसी राज्य से है। इसका संबंध देश से है और वैश्विक कहानी है ये। इट इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ और ये सारे देशों में हो रही है। आईसिस के लिए जिस तरीके से लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, उसमें क्या बताया गया कि नौजवानों को एक पहले प्रलोभन दिया जाता है, टेम्प्ट किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, बाद में उनको धकेल दिया जाता है और बाद में उनको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचा दिया जाता है। तो यह केरला स्टोरी इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सपोज करती है, समाज में जागृति लाती है। हमारे बच्चे, हमारे यूथ कल को इन सब चीजों से बचे, इसकी आवश्यकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, केरला के हाईकोर्ट के जस्टिस की टिप्पणी है कि बहुत ही सीरियस मैटर है और पूर्व सीएम का कहना है कि इट इज अ वेरी ग्रेव सिचुएशन एंड इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। यह बहुत ही गंभीर मसला है और यह बहुत ही समाज को नुकसान पहुंचाने वाला मसला है। तो यह इसको एक्सपोज करता है, समाज जागृत होगा तो मजबूत होगा। सर, एबीपी न्यूज में बाकायदा बहुत सारे किरदार सामने लेकर आए, उनसे बात की, बाकायदा उन्होंने एबीपी न्यूज पर आकर बयान भी दिया कई लड़कियों ने कि हमारे साथ ये घटना घटित हुई है, फिल्म महज एक स्टोरी नहीं बल्कि ये हमारी स्टोरी है। तो हम लोगों ने तो उसमें बहुत सारे लोगों को सामने भी रखा है। तो क्या माना जाए कि ये अभी भी इस पर कोई एक राष्ट्रव्यापी कानून या एक राष्ट्रव्यापी विचार करने की जरूरत है इस पूरे मसले पर? देखिए, ये तो हम सरकार तय करेगी, लेकिन जागृत करना, लोगों को सही बताना और बिना धर्म को लाए हुए देश की अखंडता अक्षुण्णता के लिए यह आवश्यक होना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, और ये वैश्विक प्रॉब्लम है और ये देश की प्रॉब्लम है। इसको इस दृष्टि से देख करके जो कुछ भी संभव होगा वो जरूर सरकार करेगी। एक अंतिम सवाल, चूंकि आज से प्रचार खत्म हो जाएगा, आप भी थोड़ी देर में प्रचार करके दिल्ली निकल जाएंगे। फाइनल अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक में आप अपनी स्थिति क्या देखते हैं, और मेजोरिटी की बात करें तो नंबर्स पे आप कहां तक देखते हैं? नीरज जी, हम क्लियर कट हाफ वे प्लस हैं और हम अच्छे तरीके से बहुमत में आ रहे हैं
और हम सरकार बना रहे हैं, और हम नहीं बना रहे हैं, कर्नाटक की जनता उत्सुक होकर के बना रही है। से बात करने के लिए जेपी नड्डा साहब थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम अपने बहुमत से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं और ये हम नहीं बल्कि कर्नाटक की जनता भाजपा का सपोर्ट कर रही, ऐसा मानना है सर का। कैमरामैन निखिल गुप्ता के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, बेंगलुरु। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मेरे सहयोगी नीरज पांडे के साथ आप देख रहे थे। जीत का बड़ा दावा बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से किया गया है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और राज्य सरकार के काम ये आधार बनेंगे बीजेपी की जीत के कर्नाटक में। ये बड़ा दावा जो कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बड़ी खबर जंतर मंतर से, जहां एक बार फिर से किसान पहुंचे हैं। बैरिकेडिंग यहां लगी हुई थी, किसान बैरिकेडिंग तोड़कर पहलवानों के पास पहुंच गए हैं। जंतर मंतर की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में किसान हैं, हाथों में किसान संघ के ये झंडे हैं, और जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी वहां पर, उसको तोड़कर, उसको गिराकर, उसको हटाकर किसान पहलवानों के धरने तक पहुंच रहे हैं। तो जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है और वहां पर बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़ते हुए। बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान के हनुमानगढ़ से आ रही है। सेना का MiG-21 विमान क्रैश हुआ है। एक मकान पर जाकर गिरा सेना का ये विमान MiG-21, और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। जो जानकारी मिल रही है, अब तक दोनों महिलाएं बताई जा रही हैं। मकान की छत पर खड़ी थी उस वक्त। इनके साथ एक और महिला, एक पुरुष भी छत पर मौजूद था जिस वक्त ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और इस दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौत, एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पायलट वक्त रहते पैराशूट की मदद से कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई। फिलहाल पायलट को हनुमानगढ़ से एयरलिफ्ट कर अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो राजस्थान में सेना का MiG-21 विमान जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है हनुमानगढ़ में, वहीं की ये तस्वीरें आपके सामने। देखिए, विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वो मकान जिस पर ये विमान गिरा था, वहां आसपास किस तरीके से आग लगी, आग की लपटें उठती हुई देख रहे हैं आप। प्लेन ब्लास्ट हुआ है हमारे और गांव में। यहाँ बड़ी तादाद में फिर जो स्थानीय थे वो पहुंच गए, मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। अफरा तफरी का सा माहौल था जिस वक्त ये विमान दुर्घटना हुई है। एक मकान के ऊपर ये विमान क्रैश हो गया। राजस्थान में MiG-21 क्रैश, घर पर गिरा ये विमान, 2 लोगों की मौत, पायलट सुरक्षित। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद है। मनीष, सबसे पहले ये बताइए कि अभी पायलट जिनको एयरलिफ्ट करके ले जाया गया था, उनकी हालत कैसी है? अगर एयरफोर्स की ओर से दी गई सूचना की बात को सही समझा जाए तो पायलट बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, उसे मामूली चोटें आई है। एयरलिफ्ट करने के बाद सूरतगढ़ के जो आर्मी हॉस्पिटल है वहां पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन रोमाना, इससे भी बड़ी दुखद ये खबर है कि 2 महिलाओं की मृत्यु की खबर थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि 2 महिलाओं की और मृत्यु हो गई है। हालांकि इसकी अभी जिला प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसके अलावा 2 बच्चे जो हैं, जो उस वक्त छत पे थे, वो भी झुलस गए हैं। उन्हें गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भेजा गया है। साथ ही साथ एयरफोर्स ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो इस पूरे मामले की ये कारणों का पता लगाएगी कि आखिर इस दुर्घटना की वजह क्या थी। लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल 2 महिलाओं की मृत्यु के बाद 2 के और मरने की बात सामने आ रही है। कुछ ही देर में जिला प्रशासन की ओर से इस बात को साफ किया जाएगा। इसके अलावा 2 जो बच्चे थे वो भी झुलसे हैं। तो ये हादसा एक बहुत बड़ी, एक कहा जा सकता है ट्रेजेडी, जिसे कहा जाना चाहिए दुखांतिका है इस इलाके में, क्योंकि 2 महिलाओं की मृत्यु के बाद अगर 2 जनों की मौत और होती है तो 4 लोगों की मौत इस हादसे में होगी। इसके अलावा कुछ जो बच्चे हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हैं, झुलस गए हैं इस आगजनी की वजह से, और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीण बार बार 4 लोगों की मौत की बात कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन या पुलिस ने अभी तक केवल 2 ही लोगों के मरने की पुष्टि की है। जी रोमाना, बड़ी जानकारी दे रहे हैं मनीष शर्मा। 2 महिलाओं की मौत की तो पुष्टि हो चुकी है, लेकिन वहां पर ग्रामीणों की तरफ से
ये कहा जा रहा है कि 2 और महिलाओं की भी मौत हो गई है। मतलब ये मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल इसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन साथ ही साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि 2 बच्चे बताया जा रहा है जो उस वक्त छत पर वहीं मौजूद थे, खेल रहे थे, वो भी इस विमान हादसे की चपेट में आकर बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं। उनका भी इलाज चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान का हनुमानगढ़, सेना का विमान एक मकान पर जाकर क्रैश हुआ और इसकी चपेट में आकर 2 महिलाओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 2 और महिलाओं की मौत की आशंका जताई जा रही है और 2 बच्चे जो गंभीर रूप से झुलसी हुई हालत में अस्पताल में हैं, इलाज जारी है। इस सब के बीच एयरफोर्स ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। एयरफोर्स ने बयान जारी करते हुए कहा है, हादसा सूरतगढ़ के पास एक रूटीन ट्रेनी सॉर्टी के दौरान हुआ है, जिसमें पायलट सुरक्षित हैं। पायलट को मामूली चोट आई है। वक्त रहते पायलट ने सूझबूझ दिखाई और खुद को इजेक्ट किया। पायलट सुरक्षित, मामूली चोट पायलट को आई है। ये जानकारी एयरफोर्स की तरफ से साझा की गई है। बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया गया है एयरफोर्स की तरफ से, जिसमें बताया गया है राजस्थान में MiG-21 क्रैश, जिसकी जांच अब की जाएगी। इस पूरे हादसे की जांच शुरू कर दी गई है एयरफोर्स की तरफ से। ये हादसा सूरतगढ़ के पास एक रूटीन ट्रेनी सॉर्टी के दौरान हुआ है, ये भी जानकारी दी गई है। तो यहां सूरतगढ़ एयरबेस जो है, वहीं से इस MiG-21 विमान ने बताया जा रहा है कि आज सुबह उड़ान भरी थी। एक रूटीन सॉर्टी के लिए ये उड़ान MiG-21 विमान ने भरी थी, लेकिन एयर डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो महज 100 किलोमीटर का फासला है सूरतगढ़ से यहां हनुमानगढ़ का। और यहां हनुमानगढ़ में ही, मतलब उड़ान भरने के चंद मिनटों में ही यह MiG-21 विमान क्रैश हो गया। हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। मनीष शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, हादसा हुआ कैसे? जो चश्मदीद वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी वो क्या बयां कर रहे हैं? क्योंकि दिन के वक्त यह हादसा हुआ है और ऐसे इलाके में हुआ है जो रिहायशी इलाका, तो यकीनन कुछ जानकारियां सामने निकल कर आ रही होंगी। देखिए, वास्तविक कारणों का तो रोमाना जो वायुसेना की जो जांच कमेटी है उसकी रिपोर्ट पे पता चलेगा, लेकिन संभवतः जो बड़ा कारण वो ये माना जा सकता है कि विमान के इंजन में कोई तकनीकी खराबी हुई और उसके बाद वो पायलट के नियंत्रण से बाहर हुआ। इसी दौरान जब वो नीचे की तरफ गिर रहा था उसमें आग भी लगी है, ऐसा ग्रामीणों ने बताया। उसके बाद इसको पायलट ने अपनी ओर से सुरक्षित क्रैश कराने की पूरी कोशिश की है और इसी दौरान वो 1 से 1.5 किलोमीटर पहले उसने अपने आप को पैराशूट के जरिए इजेक्ट किया। उसके बाद विमान हनुमानगढ़ के एक मकान की छत पर जा गिरता है। वास्तविक कारण तो एयरफोर्स ही बता पाएगा, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी जो आसपास के लोग और जो जिला प्रशासन के अधिकारी है वो मानते हैं कि संभवतः इंजन फेल हुआ और उसकी वजह से उसका नियंत्रण पायलट ने खोया और उसके बाद यह हादसा पेश आया। क्योंकि दूरी के लिहाज से बात की जाए तो सूरतगढ़ से उड़ान भरने के चंद मिनटों के भीतर ये विमान क्रैश हुआ है, तो इसका मतलब इंजन से संबंधित कोई बड़ी खामी थी जिसकी चलते विमान पर पायलट का पूरी तरह से नियंत्रण खो गया और उसके बाद ये दुर्घटना सामने आई। जी रोमाना। अच्छा, और हनुमानगढ़ में ये इस हादसे की चपेट में आकर जो लोग घायल बताए जा रहे हैं, एक तो आपने बताया कि 2 महिलाओं की मौत की पुष्टि तो हो गई है, लेकिन ग्रामीण वहां पर इस बात की अंदेशा जता रहे हैं कि 2 और महिलाओं की भी मौत हो सकती है और साथ ही साथ वो 2 बच्चे जो झुलसे हुए हैं, क्या उनका इलाज यहां हनुमानगढ़ में ही चल रहा है या फिर कहीं और किसी बड़े अस्पताल में इनको शिफ्ट किया जा सकता है? इसको लेकर क्या जानकारी? जी रोमाना, जितने भी घायल हैं उनका हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। और चूंकि एक बड़ा परिवार था और वहां पर उस समय काफी लोग थे, अचानक से जब विमान घर की छत पर गिरा तो मकान पूरी तरह से तहस तहस हो गया और जो महिलाएं सीधे तौर पर विमान के संपर्क में आई उनकी तो मौके पर ही मृत्यु हो गई, लेकिन जो आसपास बैठे हुए लोग थे जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, इसके अलावा महिलाएं भी शामिल थी, वो गंभीर रूप से घायल हुए। अब जिला प्रशासन से थोड़ी देर में इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि क्या मरने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 4 लोगों के शव वहां पर देखे थे और उसके बाद जिला प्रशासन की जो मेडिकल टीम्स थी वो उन्हें वहां से लेकर गई। 2 बच्चों के झुलसने की बात भी ग्रामीणों ने ही बताई और फिलहाल जिला प्रशासन की पुष्टि का इंतजार है कि इस हादसे में आखिर कितने लोगों की मौत हुई है। जी आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष शर्मा जो अपडेट दे रहे हैं हनुमानगढ़ में जिस तरीके से सेना का विमान क्रैश हुआ है। और इस बीच हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जरा जानते हैं आशीष सिंह से, सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें क्या डिटेल्स शेयर की गई हैं आशीष? सेना की तरफ से स्टेटमेंट रोमाना हमेशा ही एक बेसिक स्टेटमेंट होता है, क्योंकि जब तक एक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं कर ली जाती इंडियन एयरफोर्स द्वारा
तब तक वो डिटेल उसके बारे में बात नहीं करते हैं। यस, दो तीन बुनियादी चीज़ें जो कि स्टेटमेंट में क्लियर किया गया है वो है कि एयरक्राफ्ट कौन सा था, MiG-21 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, और साथ ही साथ पायलट सेफ है। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये बहुत ही रेयर है कि किसी भी क्रैश में किसी आम नागरिक की, सिविलियन की मौत हो जाए। वो इसलिए क्योंकि अंतिम वक्त तक पायलट की यही कोशिश होती है कि रिहायशी इलाके से वो दूर क्रैश कराए, लेकिन ये बहुत ही पेचीदा समय होता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत ही तेजी से डिसेंट हो रहा होता है, एयरक्राफ्ट गिर रहा होता है, ऐसे में दूर भी ले जाने की कोशिश करनी है। ऐसे में राइट टाइम पे अगर आपने इजेक्शन नहीं किया पायलट ने, तो जाहिर सी बात है कि वो भी, उसकी भी जान जाएगी। तो कोशिश की जाती है और अधिकतर समय ये कोशिश सफल भी होती है कि किसी भी घर पर, किसी भी रिहायशी इलाके में इस तरह से क्रैश ना हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब एक इजेक्शन होता है उसके बाद में जाहिर सी बात है कि एक ट्रैजेक्टरी जो कि इंजन द्वारा गाइड की जा रही होती है, उस पर जाकर वो फाइटर जेट अडॉप्ट करता है और वो आखिरकार एक अनकंट्रोल्ड फैशन में वो गिरता है। और इसीलिए इस तरह की घटनाएं बहुत रेयर होती हैं। लेकिन इस केस में जो कैजुअलिटी फिगर है वो काफी ज्यादा भी बताया जा रहा है। जिस तरह से मनीष बता रहे थे, ऑन ग्राउंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पायलट तो सेफ है, लेकिन कई नागरिकों की इसमें मौत हो गई है। MiG-21 एक सबसे पुराने फ्लीट्स में से एक है ये, और एक बहुत बड़ा चिंता का विषय रहा है, स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स की जो डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन है। बहुत तेजी से 40-42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन बहुत तेजी से वो 30 के नीचे आ गए हैं। और ऐसे में पुराने MiG-21, आपको याद होगा कि बालाकोट के समय में भी MiG-21 बाइसन का इस्तेमाल किया गया था, जो अभिनंदन इस्तेमाल कर रहे थे, और इसी वजह से वो काफी हद तक क्रैश भी हुआ था और काफी बेहतर तरीके से F-16 के खिलाफ लड़ नहीं पाया था, एमराम मिसाइल्स के खिलाफ। और इसीलिए पुराने फाइटर जेट्स की जो स्क्वाड्रन्स हैं उसका इस्तेमाल करना इंडियन एयरफोर्स की मजबूरी भी है, क्योंकि वो नंबर मिनिमम कम से कम मेंटेन रहे। लेकिन इस तरह के जो हादसे हैं, घटना है, वो होते रहेंगे अगर आप बहुत ही दशकों पुराने अगर आप स्क्वाड्रन्स इस्तेमाल करते रहें। और इसी वजह से इन दशकों पुराने स्क्वाड्रन्स की वजह से ही इनको एक तरीके से बदनाम भी रहे हैं, हवाई ताबूत के तौर पर भी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है आशीष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पायलट को लेकर? कितने अनुभवी पायलट, इस तरीके की कोई जानकारी? देखिए, पायलट्स MiG-21 जो फ्लाई करते हैं वो जनरली काफी अनुभवी होते हैं, क्योंकि एक पुराना एयरक्राफ्ट है और उसमें आप नए नवेले पायलट्स को नहीं भेजते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रिलायबिलिटी फैक्टर नए फाइटर जेट्स के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। टेक्निकल इश्यूज, स्नैग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं नए, फॉर एग्जांपल से रफेल और सुखोई के मुकाबले। पायलट के डिटेल, क्योंकि अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी है, इसलिए पायलट के नाम या फिर बाकी उसके डिटेल्स एयरफोर्स की तरफ से रिलीज नहीं किए जाएंगे। लेकिन पायलट सुरक्षित है, माइनर इंजरीज आए हैं, लेकिन एक पूरा मेडिकल SOP फॉलो होता है, चाहे वो सिंगल पायलट हो या फिर ट्रेनर एयरक्राफ्ट हो, दोनों पायलट्स के साथ में स्पेसिफिकली इंजरीज को लेकर, जो कि उस समय में तुरंत शायद ना पता चले, लेकिन एक पूरे मेडिकल प्रोसीजर के बाद में ही पायलट को कितनी इंजरीज आई है, इंटरनल इंजरीज कितनी है, क्योंकि इजेक्शन एक बहुत ही इंटेंस प्रोसेस होता है। और ऐसे में पायलट को तुरंत ही MI-17 जो इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, जो कि ऑन ग्राउंड टीम में सबसे पहले लीड करता है कि टीम ग्राउंड पर पहुंचे, उससे पहले तुरंत ही हेलीकॉप्टर के जरिए, जो कि आसपास के एयरबेस में से एक, इन दिस केस सूरतगढ़ एयरफोर्स बेस से ही उसे टेक ऑफ कराया गया था, कि जल्द से जल्द पहुंचे, इवैक्यूएट करे पायलट को। और साथ ही साथ अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह की मदद या जरूरत पड़े, तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की जो ऑन ग्राउंड टीम होती है वो भी तुरंत क्विक एक्शन में आ जाती है। लेकिन इस केस में एयरफोर्स की तरफ से कितने लोग, कितने आम लोग, नागरिक, सिविलियंस की वहां पर कैजुअलिटी हुए, वो जनरली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जानकारी मिल पाती है। एयरफोर्स ने तुरंत ही पायलट को इवैक्यूएट किया, वहां पर ऑन ग्राउंड टीम अब एयरफोर्स की पहुंच चुकी है, और गांव में जहां पे भी जितनी भी सहायता की जरूरत पड़ेगी, एयरफोर्स की ऑन ग्राउंड टीम उसे टेक केयर करेगी। और इस तरीके के हादसों को लेकर SOP किस तरीके की, आशीष कुमार सिंह? मतलब अब हादसे के बाद जाहिर सी बात है, जैसे ही हादसा हुआ तो स्थानीय वहां पर पहुंचे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पहुंचा, लेकिन क्योंकि ये MiG-21 जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो इसका मलबा वहां पर, तो क्या बाद में ये पूरा का पूरा क्रैश साइट जो है वो सेना अपने कब्जे में लेकर और वहां से पूरा मलबा हटाने का काम किया जाता है? SOP क्या है? Yes.
बिल्कुल। देखिए एसओपी में ऐसे होता है कि जो भी क्रैश हुआ है उसका मलबा ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द रिकवर कर लिया जाए, क्योंकि इसी मलबे के आधार पर क्या कुछ पायलट से स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, एटीसी उस समय पर क्या कुछ कह रहा था, जो रिकॉर्डिंग हुई है, चाहे वो रेडार्स के जरिए हो, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, बाकी जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं, उन सभी को जल्द से जल्द रिट्रीव कर लिया जाए, रिकवर कर लिया जाए, जो कि आपको इंक्वायरी में मदद करती है। और दोनों चीजें, क्या वो कोई ह्यूमन एरर था, क्या वो पायलट की तरफ से कोई गलती हुई, या फिर कोई इक्विपमेंट या मशीन की या गलती थी, बेसिकली फाइटर जेट में किसी तरह का टेक्निकल इशू आ गया था, ये सब फिक्स करने में कुछ हफ्ते और कुछ महीने लग सकते हैं। और इसीलिए उस मलबे को जल्द से जल्द रिकवर किया जाता है ताकि जांच मुकम्मल की जा सके और असली तस्वीर पता चल पाए, वजह पता चल पाए कि आखिरकार हादसा हुआ क्यों, गलती पायलट की या फिर टेक्निकल स्नैक की वजह से हादसा हुआ। इसी के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जिसका ऐलान कर दिया गया है सेना की तरफ से, साथ ही पायलट जो है उनका इलाज जारी है, मामूली चोटें आई हैं उनको, सेना की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है। और 2 महिलाओं की इस हादसे में अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। मुंबई के सांताक्रूज इलाके से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सांताक्रूज इलाके में मुंबई के एक 85 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई और जो शुरुआती जांच हुई है उसमें बुजुर्ग की हत्या का आरोप उन्हीं के नौकर पर लगा है। मुंबई में सांताक्रूज में एक नौकर ने ही अपने 85 साल के बुजुर्ग मालिक की हत्या कर दी। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मृत्युंजय से और क्या जानकारी मिल रही है। मृत्युंजय, रोमाना, ये मुंबई के सांताक्रूज इलाके की घटना है और ये जो केयर टेकर है 30 साल की इसकी उम्र है, इसका नाम कृष्णा मैन बहादुर पेरियार है और ये 8 दिनों से इस घर में अपने घर में रुका हुआ था, काम पर नहीं जा रहा था। और जो अभी तक जानकारी निकल कर आई है कि कुछ पैसे या फिर कुछ संपत्ति हड़पने के मामले में ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा, लेकिन ये प्राथमिक जानकारी निकल कर आई है। 85 साल के व्यक्ति थे, मुरलीधर पुरुषोत्तम नाइक नाम है उनका, और उन्होंने केयर टेकर रखा हुआ था 30 साल के व्यक्ति को, और इसी केयर टेकर ने 85 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी है। पुलिस ने जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशंका है कि गला दबाकर हत्या की गई होगी, लेकिन पोस्टमार्टम में और भी चीजें स्पष्ट होगी। जो ये बुजुर्ग हैं सांताक्रूज इलाके में, ये नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया है क्या? जी, हम नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। नौकर ने ही 85 साल के बुजुर्ग मालिक की गला घोटकर माना जा रहा है हत्या कर दी है। फिलहाल नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ उससे जारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।